चौहान सर, मैं पहले आपके पास आ जाता हूं। जिस तरीके से कल सर प्रधानमंत्री की स्पीच हुई, आपने उसके बाद उस पर कार्यक्रम भी किया था, उसके बारे में कुछ समझाने की कोशिश भी की थी। कल सर जो प्रधानमंत्री का भाषण था और जिस तरीके से उन्होंने 1000 साल के सपने अब बेचना शुरू कर दिए, तो सर 10 साल 20 साल से आगे निकल कर के ये जो 1000 साल वाले सपने हैं सर, इन सपनों की गारंटी कौन लेगा? कैसे गारंटी में होगा? कैसे लोग इन सपनों पर विश्वास करें? क्योंकि 1000 साल का इतिहास और 1000 साल का भविष्य, ये दोनों हम में से किसने देखा है सर, और कौन देखेगा इस 1000 साल पर? प्रदीप चौहान सर। देखिए राय साहब, कल जो है प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उसके बाद हालांकि मैं जानता था, उसके बावजूद दोबारा मैं नेट पे बैठा, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सबका कम से कम एक एक 15 अगस्त का भाषण जरूर सुना और कोशिश की कि वो सुनूं जो उनके आखिरी जो उनके भाषण रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भी उसमें थे, लेकिन मुझे कहीं भी किसी भाषण में वो चीज नहीं नजर आई जो कल नरेंद्र मोदी जी के भाषण में नजर आए। मुझे हर जगह प्रधानमंत्री नजर आए, लेकिन कल नरेंद्र मोदी जी की जगह मुझे बीजेपी के नेता नजर आए हर भाषण में। इवन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने भाषण में कहीं ये इस तरह का कोई वो नहीं संकेत दिया था चुनाव प्रचार टाइप का। उन्होंने जो होना चाहिए, दरअसल 15 अगस्त के भाषण में जो प्रधानमंत्री से एक्सपेक्टेड है कि देश अभी कहाँ है और देश आगे कहाँ जाने वाला है, इसकी एक रूपरेखा देश के सामने रखे। अगर लोगों को पसंद आती है आपकी रूपरेखा, तो जाहिर सी बात है लोग खुद ब खुद आपको चुनेंगे। वो चुनाव प्रचार की जरूरत क्या है लाल किला की प्राचीर से। लेकिन आपने कल जो बोला, उसमें प्रधानमंत्री तो कहीं एक, मुझे शुरू में 2 लाइनों में नजर आए, उसके बाद कहीं प्रधानमंत्री नजर नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी समझ में आए। रही बात 1000 साल के उसकी बात, तो देखिए उन्हें उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक टर्म पहले ही निकाल रखा है कि ये तो एक जुमला था, जुमले का कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। तो इसी तरह ये भी एक जुमला है। 1000 साल का तो यही नहीं गारंटी कि 1000 साल में ये सृष्टि रहेगी। 1000 साल के भारत की बात तो छोड़िए, एक जुमले के लिए कहना था, कह दिया। पहले आपने जैसे कहा कि पहले 2047 तक की बात होती थी, अब 1000 साल पे पहुंच गए। और 2047 की जो बात है वो इससे प्रधानमंत्री पूछे इसलिए हट गए कि भाई साहब अब हर चीज पे सवाल पूछा जाता है ना। अगर 2047 तक के आप अपने जो है जादुई सपने दिखाते तो तुरंत उस पर सवाल उठते। जैसे अभी सवाल उठ रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, या अर्थव्यवस्था जो महंगाई दर है उसका क्या हुआ। जब कहते सिलेंडर कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार, उसका क्या हुआ। तो कहीं ऐसे सवाल ना पूछे जाए, तो इसलिए इतनी लंबी छलांग मार दो कि जिसको लपेटने वाला भी कहे कि छोड़िए क्या लपेटना, इसको जब है ही कुछ नहीं इसमें लपेटने के लिए, तो छोड़ना ही है, छोड़ दी, लंबी लंबी छोड़ दी। और उन्हें पता नहीं प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का हिंदुस्तान भी वही हिंदुस्तान है जो 2014 का हिंदुस्तान था। 2014 में बमुश्किल मेरे ख्याल से स्मार्टफोन यूजर हिंदुस्तान में 4 या 5 लाख हुआ करे होंगे, आज करोड़ों में है स्मार्टफोन यूजर। आपकी हर बात को तोला जाता है, वो 6 इंच का हथियार कहता हूं मैं मोबाइल फोन को, 6 इंच के हथियार में आपका हर चीज तोला जाता है। आपके हर झूठे दावे का सच उसमें तुरंत आ जाता है। सब चीज छुप नहीं सकती आज की डेट में, कोई भी नहीं। इसलिए मुझे वो बात क्यों प्रियंका गांधी की बात लोगों को सही लग रही है, जब प्रियंका गांधी चुनावी सभा में बोलती है कि नेताओं को मुद्दों पे बात करनी चाहिए कि जनता के मुद्दे क्या हैं। अब ये 1000 साल के सपने, ये एक्चुअल में ये 2002 के बाद जो उन्होंने गुजरात मॉडल अपनाया वो 2014 में भी कामयाब हो गया। तो उन्हें ये लग रहा है कि इस बार भी वही कामयाब होगा। हालांकि 2019 में ये मॉडल फेल हो चुका था, वो तो पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, उसके बाद पूरी गेम ही बदल गई। उसके बाद कोई वही नहीं रहा, मायने नहीं रहा, वरना उसी वक्त फेल हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री को लग रहा है कि इस बार फिर चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 साल में अगर आप इतनी आगे बढ़े हैं तो देश आपसे 4 कदम आगे बढ़ा है। देश में खुद आपने कहा कि 30 साल से कम जो है सबसे ज्यादा हमारे पास है। तो 30 साल से जो आप कम है, तो वो गांव देहात में बैठा है चाहे शहर में बैठा है, पढ़ा लिखा है। और पढ़े लिखे आज की डेट में हमें मालूम है ना कि हम लोगों को नया फोन लेते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता। 12 साल का बच्चा हमसे ज्यादा समझता है और फटाफट कॉन्फ़िगर करके आपको दे देता है। तो सर इसलिए मुझे लगता है कि ये जुमला था, जुमला रहेगा, इसका ना कोई मायने है और ना मुझे लगता है लोग इस पर यकीन करने वाले हैं। जी, मैं अभी लौटता हूं फिर आपके पास। प्रदीप चौहान सर, जिस समय प्रधानमंत्री प्राचीर से ये सारी बातें कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने बड़ी ठीक से बातचीत की। उन्होंने बाकायदा बोला उसको कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का राक्षस जो है वो देश को दबोचे हुए था, और अब हम ये सब चीजें बंद कर रहे हैं।
और जो है वो हम पाई पाई से, अब जब गरीबों का कल्याण होता है तो किस तरीके से परिणाम दिखता है। जिस समय ये सारी चीजें बोल रहे थे 24 घंटा पहले 48 घंटा पहले लगभग जो है सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जिसका जिक्र अभी अमूल्य जी ने किया है। उस सीएजी की रिपोर्ट पर एक शब्द नहीं बोला किसी ने भी, ना प्रधानमंत्री ना भाजपा के किसी नेता। आईटी सेल वाले जो उनके हेड हैं भाई साहब अमित मालवीय जी, उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा। उस लेख में उन्होंने बताया कि किस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है। अरे भाई, डेटा आपका, सरकार आपकी, बताए आपकी एजेंसी रही है, वो भी वो एजेंसी जिसकी रिपोर्ट को लेकर के आप 2014 का पूरा चुनाव लड़े लोकसभा का, और आज आपका वो जो डेटा वो एजेंसी देती है वो मैनिपुलेटेड हो गया। तो सर, एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करेंगे, दूसरी तरफ अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाएंगे। तो सर, कहीं वो वाली कहावत नहीं हो रही है कि बिल्ली जो वो दूध की रखवाली करने वाली जो वो चरितार्थ होती से दिख रही है? प्रीत चौहान सर। दरअसल राय साहब, मोदी जी की जो कल चेहरे पे जो एक डर दिख रहा था, या जो कुछ दिनों में जो फ्रस्ट्रेशन देखी है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि देखिए, उन्होंने अपने सांसदों को क्या कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पे लोगों के बीच जाइए, सरकार की उपलब्धियां लेकर मुद्दे जाइए सरकार लोगों के बीच में। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं तो लोग सामने से तुरंत सवाल पूछते हैं कि भाई साहब 300 रुपए किलो टमाटर कैसे खरीदें, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनके रोजगार का क्या हुआ, आप पांचवी अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं, ऐसी पांचवी अर्थव्यवस्था किस काम की जो देश में बच्चों को रोजगार भी ना दे पाए। आप अर्थव्यवस्था को 10 नंबर पे रहने दीजिए, लेकिन अपने 2 करोड़ के रोजगार वादे पे पूरे आ जाइए तो लोग उससे ज्यादा खुश हैं। तो ये मुद्दा वहां फुच हो जाता है। दूसरा बात परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे, परिवारवाद पे भी लोगों, दरअसल ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चल रहे इस वक्त पब्लिक में। पब्लिक से अगर आप बात करो, क्योंकि मैं ये ताउम्र एक रिपोर्टर रहा हूं, तो एक रिपोर्टर का कीड़ा मरता नहीं है, मैं कहीं पब्लिक पे बीच में कुछ ना कुछ बातचीत करता हूं, तो ये मुद्दे मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। लोग कह रहे हैं कि जब परिवारवाद की बात करते हैं, पहली बात तो लोगों को दिक्कत नहीं है। देखिए, आज के डेट में लोगों को परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है यार, अगर किसी लाला का बेटा उसी की दुकान में बैठता है तो क्या दिक्कत है, किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो क्या दिक्कत है। तो इसी तरह अगर किसी पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है तो इससे हमें क्या लेना जाए, अगर देश का भला कर रहे हैं, देश के लिए वो काम कर रहे हैं अगर तो एक तो वो बात। दूसरी बात यह कि जब परिवारवाद का आप मुद्दा छेड़ते हैं तो सबको मालूम है परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को लेके कहते हैं, तो तुरंत आपके सामने इतनी लंबी लिस्ट सब लोगों के सामने आ जाती है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अनुराग ठाकुर सारे नाम आ जाते हैं कि आपकी कैबिनेट में ही जो है वो परिवारवाद के ब्रांड एम्बेसडर बैठे हैं, राजनाथ सिंह के से लेकर सब किरण रिजिजू तक सब लोग बैठे हैं। रही भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों में इसलिए खुश हो गया है कि आपको मालूम है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आपको कर्नाटक में हार मिली, मध्य प्रदेश में आप पे भ्रष्टाचार का मुद्दा चिपक गया है, तो आप कैसे भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं जब पब्लिक आपके खिलाफ उसी मुद्दे पे मैंडेट दे रही है। तो इसका मतलब आप जबरदस्ती वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले काम कर रहे हैं जब भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं। और रही है कैग रिपोर्ट की बात, देखिए मेरे को इसमें दो चीजें हैं। एक तो चलिए आई रिपोर्ट आपने जो बात की बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है। एक जो NHAI से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के लीक की गई है। आपको मालूम है NHAI किसका डिपार्टमेंट है? नितिन गडकरी का। और नितिन गडकरी की किसके साथ नहीं बनती? मोदी जी के साथ नहीं बनती, शाह के साथ नहीं बनती। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं दिख रहा है कि 24 के में अगर कहीं 220 के आसपास रह गए तो ऐसे में सबसे बड़ा कंपटीशन नितिन गडकरी से ही आने वाला है पार्टी में, तो उसको अभी से थोड़ा सा किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक एंगल इसमें मुझे ऐसा लगता है। और तीसरी बात, आपने एक शुरू में परिवारवाद की बात, परिवारजन की बात कही थी। जब प्रधानमंत्री परिवारजन की बात करते हैं सर, तो मुझे सबसे पहला सवाल ये उठा मेरे दिमाग में, जैसे उन्होंने कहा पहली बार कि मेरे परिवारजनों, तो क्या उस परिवारजनों में कुकी समुदाय के लोग नहीं आते? क्या उस परिवारजनों में मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं आते? क्या उस परिवारजनों में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग नहीं आते? आप परिवारजन कहते हैं, 140 करोड़ के परिवारजन कहते हैं, तो उनको उनके जख्मों पे दरअसल आप नमक छिड़क रहे हैं जब आप परिवारजन कह के सबको संबोधित कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ओवरऑल जो है ना, इस वक्त स्थिति ये है कि समझ में नहीं आ रहा तो करें क्या। जो कुछ उन्होंने प्लानिंग शायद हो सकता है की हो, तो उसके सत्यपाल मलिक पहले से ही भांडा फोड़ करके बैठ रहे हैं, सब चीजें वो बता रहे हैं, तो अब वो भी नहीं हो सकता। कुछ पुलवामा टाइप का कुछ बड़ी चीज भी नहीं हो सकती। तो अब दिक्कत यही आ रही है कि मोदी जी के लिए दो प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम ये है कि ना उन्हें सिर्फ जीतना है, बल्कि कम से कम 272 लाना बहुत जरूरी है। उनको ये मालूम है कि अगर कहीं 30 भी कम रह गए 272 में, तो उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी, कोई और बैठ जाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी में। दिक्कत उनको ये है। और दूसरी दिक्कत है कि वो कभी ऑपोजिशन में बैठे ही नहीं, तो उनको ये प्रॉब्लम है कि ऑपोजिशन में जाने, ऑपोजिशन का नाम सुनते ही मुझे लगता है उनकी नींद उड़ जाती है। ये दिक्कतें हैं उनके साथ। इसलिए जो है आज की डेट में हर चीज को वो चुनाव की उसमें जो है वो झोंक रहे हैं, लेकिन लोगों को दरअसल समझ में आ रही है चीजें। लोग बहुत, जब भी देखिए कोई भी बड़ी बड़ी बात कर ले, आप चाहे उसकी बात कर, राष्ट्रवाद की बात कर, कुछ कर ले, बात कर ले, लेकिन आप जब आम आदमी के स्तर सोचते हैं ना, तो सब फिर सबके सामने राष्ट्रवाद का नारा लगा के आएगा। जैसे ही घर में आएगा, वाइफ बोलेगी कि आज सब्जी खत्म है, टमाटर खत्म है, तो फिर वो कहता है राष्ट्रवाद क्या पीछे। सबसे पहले ये जरूरी है कि इसका कौन सॉल्व करेगा। तो ये प्रधानमंत्री को शायद समझ में आ रहा है, इसलिए 1000 साल के सपने दिखा रहे हैं। जी प्रदीप सर, एक टिप्पणी मैं आपसे जल्दी से और ले लूं, फिर मैं अमूल्य सर के पास चलता हूं। सर, हम अब चूंकि हम थोड़ा राहुल गांधी की भी बात करना चाहेंगे, पर उसके पहले प्रधानमंत्री ने कल अपने जब भाषण, जब जैसा कि जिक्र अभी योगेश सर भी कर रहे थे, वो 35 बार करीब करीब उन्होंने महिला और नारी का जिक्र किया है। महिला शब्द का इस्तेमाल, महिलाएं या नारी का जो इस्तेमाल किया है उन्होंने 35 बार करीब करीब। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो 2 करोड़ लखपति, कुछ इस तरीके का लखपति दीदी और वो बनाने की भी उन्होंने घोषणा कर दी, उसके लिए भी उन्होंने पूरी बात कर ली। लेकिन सर, अभी मणिपुर में जिस तरीके से जब वीडियो आया था, बिल्कुल खामोश थे। महिला पहलवान दिल्ली में वहीं बगल में बैठी हुई थी, बिल्कुल खामोश थे। जब उनको सड़कों पर घसीटा गया तो वो खामोश थे। तो सर, चुनावी लाभ के लिए 2 करोड़ जो है वो लखपति दीदी बना लेंगे, महिलाएं बोल देंगे, भाषण में महिलाएं और नारी बोलने का काम करेंगे, लेकिन ऐसे जब मामले होंगे तो खामोशी रहेगी। सर, क्या ये जो सीन है वो महिलाओं को समझ में नहीं आता है, या महिलाएं नहीं समझ पाएंगी इसको? देखिए राय साहब, इसका मैं 2 चीजें आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि महिलाओं पे जो कल उन्होंने विशेष फोकस जो दिया, वो एक पर्टिकुलर टाइम दिया उन्होंने, उसका सीधा सीधा इशारा आपको मालूम है कि 2014 में और 2019 में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के मोदी के नाम पे वोट दिया। लेकिन इस बार वो वोट बैंक में बहुत जबरदस्त डेंट कहाँ देखने को मिला आपको? हिमाचल और गुजरात के चुनाव में बहुत, सॉरी, कर्नाटक के चुनाव में बहुत जबरदस्त डेंट देखने को मिला। और वो डेंट लगा प्रियंका गांधी की वजह से। प्रियंका गांधी जिस तरह से महिलाओं में कनेक्ट कर रही है, और प्रधानमंत्री जानते हैं कि तकरीबन 200 सीट पे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, और प्रियंका गांधी की जो उसमें जो इंदिरा गांधी की छवि जो महिलाओं को दिखती है, उसको लेकर वो कनेक्शन उनका बहुत जबरदस्त बना। इसलिए महिलाओं को निशाना इसलिए वो ले रहे थे, दीदी कह के भाई 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, एक चीज और मैं बोलूं, अगर प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में जब कहते कि मेरा 9 साल का ये हिसाब किताब है, 10 साल का ये हिसाब किताब है, और साथ में अगर वो सिर्फ इतना कह देते कि मैं कोरोना काल में हुई मौतें, जो भी जिनको तकलीफ हुई, जो सिलेंडर हुए, उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं महिला पहलवानों से माफी चाहता हूँ, मैं मणिपुर के लोगों से माफी चाहता हूँ, मैं डिमोनेटाइज से लोगों को जो दिक्कत हुई उससे माफी चाहता हूँ, मैं चीन पे जो हमसे भूल हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ, या जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है इस देश में उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई कमी पेशी रहेगी तो मुझे माफ कीजिएगा। आप दोबारा जो है मौका देंगे तो मैं इनको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कहता हूं कल प्रधानमंत्री का पूरा भाषण बदल जाता, प्रधानमंत्री का एक पूरा एक नैरेटिव ही चेंज हो जाता इस देश में, अगर सिर्फ इतनी सी चीजें कहते हैं। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि आप कहते हो कि मैं 2 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, लेकिन उन लखपति दीदियों में से ही कुछ लड़कियों को घसीटा जाता है दिल्ली की सड़कों पर, तो इस देश की महिला इतनी आसानी से नहीं भूलती है सर। मणिपुर का वीडियो आज भी लोगों के जहन में इस तरह से बैठा हुआ है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आज के हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था लोगों को, लेकिन जब विश्वास होने लगा है तो ये वो छवि नहीं मिटेगी। आप 2 करोड़ क्या, आप 20 करोड़ लखपति दीदी भी बना लो, तब भी वो छवि नहीं जाएगी। और हिंदुस्तान का मतदाता आज बहुत चालाक हो गया सर, फायदे लेगा आपसे पूरे लेगा, लखपति दीदियां बनेंगी आपकी 2 करोड़, लेकिन वोट आपको नहीं देगी, ये पक्का है इस बार।